तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वो नारा था जिसने लाखों भारतीयों को अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, और ये नारा दिया था हमारे प्यारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में, वेयर यू कैन लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज के इस वीडियो में हम नेताजी के बारे में और उनकी सोच के बारे में जानने वाले हैं कि उनका इंडिया के लिए विजन क्या था। तो आइए शुरुआत करते हैं उनके बचपन से ही और उनकी पढ़ाई से ही, कि पढ़ाई में वो बहुत अच्छे थे और इसीलिए उनके पिताजी ने उनको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने के लिए इंग्लैंड भेजा। ये वो दौर था जब सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम इंडिया में नहीं हुआ करता था। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने के लिए लोगों को ब्रिटेन जाना पड़ता था, इंग्लैंड जाना पड़ता था, और वहाँ पर नेताजी ने ये एग्ज़ाम दिया और उसका जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ करता था वो उन्होंने डिस्टिंक्शन के साथ पास किया। लेकिन जो दूसरा स्टेप होता है, जो मेन एग्ज़ाम होता है, उस मेन एग्ज़ाम में उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने पिताजी को बोला कि भाई मुझे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, और इसीलिए जो नेशनल फीलिंग्स हैं उनके कारण उन्होंने कहा कि मेरा मन गवारा नहीं कर रहा है कि मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करूं। इसमें उनको अपनी माताजी का सपोर्ट मिला। माँ का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है हम यहाँ से समझ सकते हैं, बिकॉज वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। उनकी माँ ने जब ये खबर सुनी तो उन्होंने क्या लिखा, अपने लेटर में उन्होंने लिखा कि इन स्पाइट ऑफ वॉट फादर एंड अदर थिंक, आई प्रेफर द आइडियाज फॉर विच महात्मा गांधी स्टैंड्स। जो महात्मा गांधी के आइडियाज थे उन आइडियाज में बिलीव करती थी इनकी मदर, और इनके सपोर्ट के कारण सुभाष चंद्र बोस एक हिम्मत जुटा पाए कि वो बिना सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिए वापस इंडिया आ गए, और इंडिया आकर उन्होंने नेशनल मूवमेंट्स ज्वाइन किए, जो कि कौन लीड कर रहा था उस समय, महात्मा गांधी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहां पर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को फॉलो किया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उस समय सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ रहे थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में बिलीव नहीं कर रहे थे। इनका यह मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ब्रिटिशर्स जो कर रहे हैं उनसे काम नहीं चलेगा, एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म करनी होगी। इसीलिए इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को फॉलो किया। लेकिन जब ये महात्मा गांधी से मिले, महात्मा गांधी ने इन्हें सजेस्ट किया कि ये चित्तरंजन दास, मिस्टर CR दास, चित्तरंजन दास, जो आगे चल के इनके पॉलिटिकल गुरु बने। सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, जिसकी उन्हें बहुत लंबे समय से तलाश थी। इनकी लीडरशिप में इन्होंने बंगाल में बहुत से ऐसे काम किए जिनके कारण ये पहचान बना सके। इसके लिए कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर हो गए थे और बहुत जल्द ही ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने। पहली बार ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने 1938 में और दोबारा 1939 में। लेकिन 1939 में कांग्रेस के लीडर्स और सुभाष चंद्र बोस के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे विचारों के आधार पर। ये वो दौर था जब सभी को अपने विचार रखने की आज़ादी थी कांग्रेस पार्टी में, और इसीलिए कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस और कुछ अदर लीडर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजंस थे कॉन्फ्लिक्ट के? एक जो रीजन था वो था फ्यूचर फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, कि किस तरीके से ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट की फेडरेशन बनेगी। इस पर इनके विचार बाकी के लीडर्स से अलग थे। और दूसरा रीजन था इनका नेगोशिएबल एटीट्यूड टुवर्ड्स नॉन वायलेंस, मतलब कि ये गांधी के प्रिंसिपल से हट गए। ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हम नॉन वायलेंस का यूज करके ही आजादी पाएं, ये नॉन वायलेंस की जगह वायलेंट रास्ता अपनाने के लिए भी तैयार थे। और ये वो मेन रीजन है जिसके कारण कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और वो काफी बढ़ गया। लेकिन इनकी सोच क्या थी? इनकी सोच को समझने के लिए हम इनके कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं जो इन्होंने दिए 1938 में। जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, उस समय इन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। दो फोल्ड का एंटी इंपीरियल मूवमेंट चलाया जाना चाहिए। किस तरीके से? एक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? विनिंग पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम तो चाहिए है डेफिनेटली, ये सभी का ऑब्जेक्टिव था, ये कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव था। लेकिन ये दूसरा ऑब्जेक्टिव और चाहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट रिजाइम,
मतलब ये इंडिया में जो गरीब हैं उनकी सोच रहे हैं, जो मजदूर है उसकी सोच रहे हैं, जो लोग डिप्रेस्ड हैं उनके बारे में ये सोच रहे हैं। ये इंडिया को गरीबी से बाहर लाना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए आजादी के बाद लगभग 2 डेकेड्स तक सोशलिस्ट अथॉरिटेरियनिज्म की जरूरत है। यहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब ये सोशलिस्ट अथॉरिटेरियनिज्म की बात कर रहे हैं, मतलब कि ये रशिया में जिस तरीके की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई उस तरीके की गवर्नमेंट चाहते हैं, और उस तरीके की गवर्नमेंट को कहा जाता है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। हालांकि ये कम्युनिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ये जानते हैं कि इंडिया में कम्युनिज्म आ भी नहीं सकता। उसका भी जस्टिफिकेशन इन्होंने दिया कि कम्युनिज्म कभी इंडिया में अपना ग्राउंड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? बिकॉज ऑफ द रिजेक्शन ऑफ नेशनलिज्म एंड रिलीजन। कम्युनिज्म में नेशनलिज्म और रिलीजन को रिजेक्ट किया गया है, इसीलिए कम्युनिज्म इंडिया में अपना बेस नहीं बना सकता। इसीलिए इन्होंने कहा कि इंडिया में होना क्या चाहिए, हमारी फिलॉसफी क्या होनी चाहिए? हमारी फिलॉसफी होनी चाहिए सिंथेसिस बिटवीन नेशनल सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स किया जाए, इन दोनों को मिलाकर कुछ ऐसी आइडियोलॉजी बनाई जाए, ऐसी फिलॉसफी बनाई जाए जो इंडिया में इंप्लीमेंट की जा सके। लेकिन एक चीज में ये और बहुत क्लियर थे कि भाई इंडिया के लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा? डेमोक्रेसी। इनका ये मानना था कि डेमोक्रेसी ही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा इंडिया के लिए। हालांकि इसमें थोड़ा सा चेंज इनको कब देखने मिलता है इनके विचारों में? ड्यूरिंग द वॉर। जब वॉर चल रही थी तो इनको लगा कि डेमोक्रेसी या किसी भी टाइप की डेमोक्रेसी हो, उसमें इंडिया में पॉवर्टी और सोशल इक्वालिटीज पूरे तरीके से खत्म नहीं की जा सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेमोक्रेसी को अपोज कर रहे हैं, बट इनका जो आज़ादी गेन करने का तरीका है, जो सोच है, वो बाकियों से अलग थी, बाकी के कांग्रेस मेंबर्स से अलग थी। इसीलिए बहुत सारे हिस्टोरियंस सुभाष चंद्र बोस को एक मिलिटेंट नेशनलिस्ट जरूर कहते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें नाजी या फासिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला नहीं मानता। सभी ये कहते हैं कि वो एक मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, लेकिन वो नाजी भी नहीं थे और वो फासिज्म को फॉलो करने वाले भी नहीं थे। क्यों नहीं थे? कुछ ऐसी चीजों पर उनका एम्फेसिस था जो इन आइडियोलॉजीज में हमें देखने नहीं मिलता, जैसे कि एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, सेक्युलरिज्म एंड अदर लिबरल आइडियाज। चूंकि वो इन लिबरल आइडियाज को प्रमोट कर रहे थे, इसलिए हम कहते हैं कि ही वॉज नॉट अ नाजी एंड ही वॉज नॉट अ फासी। क्लियर है ये चीज? तो फिर उनकी आइडियोलॉजी थी क्या? बेसिकली देखा जाए, इस पूरे चीज का निचोड़ देखा जाए तो वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं? हिज मिलिटेंट अप्रोच टू गेन इंडिपेंडेंस एंड हिज पुश फॉर सोशलिस्ट पॉलिसीज। इन चीजों के लिए वो जाने जाते हैं और इसी के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और जर्मनी की मदद से और जापान की मदद से इंडिया को आजादी दिलाने की कोशिश की। और यही वो थे जिन्होंने नारा दिया जय हिंद, जिसे हम आज भी फॉलो करते हैं। और यही वो नारा है जो आज भी हमें इंडिया की इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए मोटिवेट करता है। सुभाष चंद्र बोस, ये वो नाम है जिसे हम आज तक नहीं भूल पाए। हालांकि इनकी डेड बॉडी हमें आज तक नहीं मिली, लेकिन आज भी लोग इनकी बातों को फोकस करते हैं, इनके ऊपर ध्यान देते हैं और इनसे मोटिवेट होते हैं और इंडिया की आज़ादी को बनाए रखने के लिए लड़ते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।